विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज एक नया चैप्टर है हमारा, गुप्तोत्तर काल और थानेश्वर का वर्धन वंश, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड वर्धन डायनेस्टी ऑफ द थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर यानी हरियाणा। तो लगभग 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन और विभाजन की शक्तियों को एक बार पुनः प्रोत्साहन मिला, जिससे अनेक सामंती स्थानीय सामंतों और शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, जैसे मगध में उत्तर गुप्त वंशी शासक, कन्नौज में मौखरी वंश, मालवा में यशोधर्मन, थानेश्वर में वर्धन वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश और पंजाब में हूण। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि गुप्तोत्तर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने कहा गुप्तों के यानी गुप्त साम्राज्य के अवशेषों पर कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मगध में उत्तर गुप्त वंशी शासक, कन्नौज में मौखरी वंश, मालवा में यशोधर्मन, थानेश्वर में वर्धन वंश, वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वल्लभी में मैत्रक वंश और पंजाब में हूण। तो अगर मैं इसको एक बार फ्लो चार्ट बनाता हूं तो गुप्तोत्तर राजवंश में क्या क्या पढ़ना हमने। एक तो परवर्ती गुप्त पढ़ने हैं, जिसका संस्थापक कौन था, कृष्णगुप्त महासेन गुप्त। कृष्णगुप्त महासेन गुप्त था परवर्ती गुप्त वंश का राजवंश का संस्थापक। राजधानी इनकी मगध थी और मालवा थी, और प्रमुख शासक जो इसमें थे कुमारगुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन। कुमारगुप्त, देवगुप्त और आदित्य सेन। उसके बाद हमने वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं वर्धन वंश को। इसमें पुष्यभूति जो संस्थापक है वो पुष्यभूति है। राजधानी इनकी थानेश्वर है। इसमें हमने 3 बड़े राजा पढ़ने हैं, मतलब 3 नाम पढ़ने हमने, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है वो पिता है, राज्यवर्धन जो है भाई है हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन, ठीक है, कुमार शिलादित्य भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। उसके बाद मैत्रक वंश पढ़ना है हमने। इसका जो संस्थापक है वो भट्टारक है, लगभग 475 एना डोमिनी एडी का। कौन? मैत्रक वंश में भट्टारक को पढ़ना है, 475 एडी। वल्लभी गुजरात में शासन कर रहा है ये। इसकी जो राजधानी है वल्लभी है। इसमें जो प्रमुख शासक पढ़ने हमने वो एक धरसेन पढ़ना है, गुहसेन पढ़ना है, ध्रुवसेन द्वितीय पढ़ना है और धरसेन चतुर्थ पढ़ना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्रुवसेन द्वितीय है। जो इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ध्रुवसेन द्वितीय से पूछे जाएंगे। और एक मैत्रक वंश का जो संस्थापक है भट्टारक, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला मौखरी वंश पढ़ना है हमने। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा है। 510 एना डोमिनी में इसने मौखरी वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी कन्नौज है। और इसमें जो प्रमुख शासक पढ़ने हमने वो हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा। फिर हमने गौड़ वंश पढ़ना है। ये चंद्रवंश भी कहा जाता है गौड़ वंश को। गौड़ बंगाल को कहते हैं। गौड़ वंश बंगाल में है ये, चंद्रवंश भी बोलते हैं इसको। संस्थापक का इसका पता नहीं है, राजधानी बंगाल में कहीं है। और इसमें जो मेन शासक है वो शशांक है, गौड़ नरेश शशांक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको किसने कटवाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया, तो वो ये शशांक है। यहाँ से वो ये क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन कि बोधि वृक्ष को यानी महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसको किसने कटवाया था? शशांक ने। इसका मतलब बौद्धों का विरोधी था ये। ठीक है, उसके बाद हमने एक हूण वंश पढ़ना है। बाद के हूण है ये। इसका जो संस्थापक है वो तोरमाण है और इसकी जो राजधानी है वो पवैया है और शाकल है। पवैया और शाकल है। इसमें 3 शासक पढ़ने हमने, खुसनेबाज, तोरमाण और मिहिरकुल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो मिहिरकुल है। तोरमाण और मिहिरकुल ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। खुसनेबाज, तोरमाण और मिहिरकुल। इतना समझ में आ गया। तो अब मैं मगध में उत्तर गुप्त वंशी शासकों के बारे में बता रहा हूं। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत मगध और मालवा में एक नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ। कहां पर? मगध और मालवा में एक नवीन गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसे परवर्ती अथवा उत्तर गुप्त यानी लेटर गुप्त डायनेस्टी की संज्ञा प्रदान की गई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। 510 एना डोमिनी से 525 एना डोमिनी तक रहा है। 510 से 525 एडी। जो सदवंश यानी अच्छे वंश से संबद्ध था। ठीक है, सदवंश बोला जाता है। कृष्णगुप्त के लिए लिखा हुआ है कहीं पर कि सदवंश से संबद्ध था, यानी
अच्छे वंश से संबद्ध था। उत्तर गुप्तवंशी शासकों का चक्रवर्ती गुप्त वंश के शासकों से कोई संबंध नहीं था। बिहार के मगध क्षेत्र से प्राप्त 2 अभिलेखों में उत्तर गुप्तकालीन शासकों की सूची दी गई है। एक तो अपसड़ अभिलेख है, अपसड़ अभिलेख, ये बिहार में गया जिले के आसपास मिला है। गया जिले में, गया मैंने आपको बता रही फाल्गु नदी के तट पर है गया, किसके, और जब हम बुद्ध पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं, तब हम वहां पे निरंजना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दूसरा जो अभिलेख मिला है इसका वो है देवबरनाक अभिलेख। ये बिहार में शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर मिला है देवबरनाक अभिलेख। ठीक है। अपसड़ अभिलेख जो कि आदित्य सेन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, किसके द्वारा? आदित्य सेन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। उसमें उत्तर गुप्तकालीन 8 राजाओं की सूची उत्कीर्ण की गई है। इसमें जो पहला नाम मिलता है वो कृष्णगुप्त है, दूसरा हर्षगुप्त, तीसरा जीवित गुप्त प्रथम, चौथा कुमार गुप्त, पांचवां दामोदर गुप्त, छठा महासेन गुप्त, सातवां माधव गुप्त और 8वां आदित्य सेन। तो एक तो ये याद रखना आपने, अपसड़ अभिलेख कहां पर है? तो बिहार के गया जिले में है। किसने उत्कीर्ण करवाया? तो आदित्य सेन ने उत्कीर्ण करवाया। उत्तर गुप्तकालीन कितने राजाओं की सूची मिलती है? तो उत्तर गुप्तकालीन 8 राजाओं की सूची मिलती है। निम्नलिखित में से कौन कौन है, ऐसे पूछेगा वो आपसे, तो ये सब याद करना है आपने। कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। इतना क्लियर हो गया? जबकि देवबरनाक अभिलेख में 3 राजाओं की सूची दी गई है। एक है देवगुप्त, दूसरा है विष्णुगुप्त और तीसरा है जीवित गुप्त। जीवित गुप्त द्वितीय। यहां पे क्या मिला है? जीवित गुप्त द्वितीय। देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त के नाम मिले हैं देवबरनाक अभिलेख में। देवबरनाक अभिलेख कहां है? बिहार में शाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया? देवबरनाक अभिलेख जीवित गुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित कराया गया था। अपसड़ अभिलेख के अंतः साक्ष्यानुसार उत्तर गुप्तों का मूल निवास स्थान मगध था। इस वंश की स्थापना मगध में कृष्णगुप्त ने की थी, जबकि पूर्वी मालवा में महासेन गुप्त ने उत्तर गुप्तों की एक शाखा की स्थापना की थी, जिसे उसके पुत्र देवगुप्त ने विस्तार दिया था। तो 2 नाम पढ़ते हैं हम। अपसड़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि उत्तर गुप्तों का मूल निवास स्थान कहां पर था? मगध में। उत्तर गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो मगध में कृष्णगुप्त ने की, जबकि पूर्वी मालवा में किसने की? महासेन गुप्त ने की। 2 स्टेटमेंट बना के दे सकता है वो, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ये जो महासेन गुप्त है इसी का बेटा आता है देवगुप्त, जो इसको विस्तार देता है इसके साम्राज्य को। अगला, कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी हर्षगुप्त था, जिसने अपनी बहन हर्षगुप्ता की शादी मौखरी शासक आदित्य वर्मन से की थी। इससे दोनों वंशों की मैत्री बढ़ गई थी। जीवित गुप्त प्रथम हर्षगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसने मौखरियों की सहायता से गौड़ के गोपचंद्र के वंशजों से युद्ध करके बंगाल के एक भाग पर अधिकार कर लिया था। कुमारगुप्त एक शक्तिशाली राजा और जीवित गुप्त प्रथम का पुत्र था। इसने उत्तर गुप्त वंश को सामंत की स्थिति से मुक्त कराया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अपसड़ लेख के अनुसार कुमारगुप्त ने मौखरी नरेश ईशान वर्मा को परास्त किया था। इसने स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से प्रयाग में अपने जीवन को त्याग कर दिया था। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? खासकर जिन्होंने आत्महत्या की हो या जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को त्याग दिया हो, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या चंद्रगुप्त मौर्य का पूछते हैं वो कि श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर किस विधि द्वारा, तो संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। ऐसे ही पूछेगा। कुछ क्वेश्चन कहां से आएंगे? कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस गुलाम ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या की थी या सिंधु नदी में डूब गया था? तो मोहम्मद गौरी के दास थे 3, नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। उनमें से इल्तुतमिश के समय में कुबाचा मेरे ख्याल से क्या सिंधु नदी में डूबकर मर गया था, है ना। ऐसे ही बहुत सारे, जब गजनवी पढ़ते हैं या गौरी पढ़ते हैं तो वहां पर, तो यहां पर आपने याद करना कि अपसड़ अभिलेख में बताया गया कि कुमारगुप्त ने मौखरी नरेश ईशान वर्मा को परास्त किया। इसने स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से प्रयागराज में अपने जीवन का त्याग कर दिया। अगला, दामोदर गुप्त कुमारगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका मौखरी शासक सरवर्मन से
582 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें दामोदर गुप्त पराजित हुआ और मारा गया। मगध पर मौखरी वंश का आधिपत्य हो गया। सरवर्मन ईशान वर्मन का पुत्र था। महासेन गुप्त दामोदर गुप्त का पुत्र था और यह मौखरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्वीकार करता था। देवगुप्त महासेन गुप्त का पुत्र था। इसने मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसने हर्षवर्धन के प्रतिद्वंदी गौड़ यानी बंगाल के जो नरेश शशांक से मित्रता स्थापित करके कन्नौज के मौखरी राज्य पर आक्रमण करके वहां के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। इसकी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी और कुछ समय तक कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। देवगुप्त के भय के कारण उसके दो अनुज माधवगुप्त और कुमारगुप्त हर्षवर्धन के थानेश्वर राज्यसभा में शरण लिए। कालांतर में माधवगुप्त को हर्षवर्धन ने मगध का शासक बनवाया था। किसने? ऐसे आदित्य सेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आदित्य सेन माधवगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। यह उत्तर गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसने अपनी विजयों के फलस्वरूप परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। मंदर लेख में उसे 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन करता बताया गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला आदित्य सेन प्रथम शासक था। कोरिया के बौद्ध यात्री हुइलुन, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कोरिया के बौद्ध यात्री हुइलुन के अनुसार उसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। किसने? आदित्य सेन ने। किसने? जो कि उत्तर गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, तो एक कोरियाई बौद्ध यात्री है हुइलुन, उसके अनुसार उसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। देवबरनाक लेख में आदित्य सेन को परम भागवत की संज्ञा दी गई है। भैया जितने परम भागवत मिले अभी तक उनकी एक लिस्ट बना दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से परम भागवत किसकी उपाधि नहीं थी या किस किस की उपाधि थी? तो देवबरनाक लेख में लिखा गया है कि आदित्य सेन की उपाधि भी क्या थी? परम भागवत। ठीक है। अपसड लेख के अनुसार उसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में यानी 655 से 675 ईस्वी में चीनी राजदूत वांग हुएंत्से ने 2 बार भारत की यात्रा की। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, चीनी यात्री आपने अभी खाली क्या पढ़ा? कुछ नाम पढ़े होंगे आपने, स्वानचार्ड, हाइयान, वेनसांग और इत्सिंग। तो आपने ये भी याद करना है आपने, वांग हुएंत्से ने 2 बार भारत की यात्रा की। किसके समय में? आदित्य सेन के समय में। आदित्य सेन के उत्तराधिकारी देवगुप्त द्वितीय को चालुक्य लेखों में सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तराखंड वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। आदित्य सेन के उत्तराधिकारी देवगुप्त द्वितीय को चालुक्य लेखों में सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। इसने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उत्तर गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिस पर कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। अधिकतर उत्तर गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। अपसड लेख के अनुसार दामोदर गुप्त ने 100 ग्राम ब्राह्मणों को अग्रहार के रूप में दान दिया था। इसने अनेक ब्राह्मण कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। उत्तर गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त ने प्रयाग में संगम तट पर अपना प्राणोत्सर्ग किया था। ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्या कि प्राणोत्सर्ग करने वाला कहां पर? प्रयागराज के संगम पर। उत्तर गुप्त शासक कौन था? तो आंसर कुमारगुप्त। इतना समझ में आ गया? ये कुमारगुप्त वाला कुमारगुप्त नहीं है, गुप्तवंशी कुमारगुप्त नहीं, उत्तर गुप्तवंशी कुमारगुप्त है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन दे आपसे कि गुप्तवंशी कुमारगुप्त और उत्तर गुप्तवंशी कुमारगुप्त। तो आपने आंसर किस पे लगाना है? उत्तर गुप्तवंशी कुमारगुप्त पर। ठीक है, ठीक है जी। संगम तट पर प्राणांत की परंपरा का उल्लेख वेनसांग ने भी किया है। वेनसांग लिखता है कि लोग प्रयागराज में जाके अपने क्या करते थे? प्राण त्यागते थे। कि क्या मानते थे कि यहां से सीधे स्वर्ग का रास्ता क्या होगा, है ना। प्रयाग में चंदेल शासक धंग, कलचुरी शासक गांगेय देव ने भी प्राणांत किया था। अब प्रयाग में किस किस ने अपने प्राणों के अंत किए? एक तो हो गया उत्तर गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त, दूसरा हो गया चंदेल शासक धंग। चंदेल शासक धंग, ये पढ़ेंगे आगे चलकर हम चंदेलों को। चंदेल वही हैं जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए।
खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किन्होंने बनाए? चंदेल शासकों ने बनवाए, आगे वाले, ठीक है। और चंदेल शासक धंग ने भी प्रयागराज में अपने प्राणोत्सर्ग किया, और कलचुरी शासक गांगेय देव ने भी प्राणांत किया था अपना, कहां पर? प्रयागराज में। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। पहले उत्तराखंड में भी ये परंपराएं थी कि पहले जब लोग यात्रा पर आते थे तो कठिन मार्ग थे बहुत ज्यादा। यात्रा मार्ग कैसे थे? कठिन मार्ग थे, जहां से आपकी गाड़ियां जाती वहां से नहीं था, नदी के पार, नदी के पार से रास्ते होकर जाते थे। कई चट्टियां पड़ती थी रास्तों में, पैदल चलना पड़ता था, बड़े कठिन रास्ते थे। सुना होगा आपने, गरुड़ चट्टी, मोहन चट्टी, ब्यास चट्टी, ये क्या है? ये यात्रियों के रुकने के स्थान है। काली कमली वाली धर्मशालाएं हुआ करती थी, और उससे पहले तो वो भी नहीं थी। तो लोग अपना श्राद्ध करके आते थे, ये पता है, यात्रा करने के लिए, है ना। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी यात्रा के दौरान, या वहां पर, कहा, क्योंकि बड़ा कठिन था भाई, जब वहां पहुंचते थे तो कई लोग ठंड से मर जाते थे, अच्छा मानते थे वो, उनके परिवार के लोग, चलो कि क्या हो गया, तीर्थ में क्या हो गया, प्राण त्याग दिए। उत्तर गुप्तवंशी शासकों ने कल्याणकारी कार्यों में भी रुचि ली। आदित्य सेन की रानी कोण देवी का देवघर में वैद्यनाथ मंदिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। कोण देवी, आदित्य सेन की रानी, उत्तर गुप्तवंशी शासक आदित्य सेन की रानी कोण देवी का देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि आदित्य सेन ने मंदार और देवघर में पुष्करणी का निर्माण कराया था, पुष्करणी का निर्माण कराया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ना मौखरी वंश। क्या पढ़ना है? मौखरी वंश। मैंने बताया था इसमें जो 3 शासक हैं बड़े, वो हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा। क्या हैं? तो गुप्त साम्राज्य, पहले मैं बता देता हूं मौखरी अभिलेख बता देता हूं। मौखरी वंश में जो अभिलेख मिलेंगे, एक तो दक्षिणी बिहार गया शाखा, दक्षिणी बिहार गया शाखा, बिहार के गया जिले में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से 3 लेख मिले हैं, जिन पर 3 राजाओं का उल्लेख है, यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। कौन कौन से? यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा। दूसरा है कन्नौज शाखा, हरहरा लेख, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मिला है। यह ईशान वर्मा के काल का, उसके पुत्र सरवर्मन का है। इसमें हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा का उल्लेख है। जौनपुर लेख, जो कि जौनपुर की मस्जिद के दरवाजे से प्राप्त हुआ है, इस पर भी इस वंश के प्रथम 3 शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा वर्मन और ईश्वर वर्मन का विवरण मिलता है। और तीसरी राजस्थान शाखा, मौखरी अभिलेखों की जो शाखा है तीसरी, वो क्या है? राजस्थान शाखा। यहां से बड़वा लेख, बड़वा अभिलेख, ये राजस्थान के बड़वा से एक यज्ञ यूप पर खुदा मिला है, और इसे बड़वा यूप लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वा यूप लेख भी कहा जाता है। अब मौखरी वंश के बारे में बता रहा हूं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात मौखरी वंशी शासक, जो कि गुप्तों के सामंत थे, मौखरी किनके सामंत थे? गुप्तों के। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। लेखों और साहित्यों में इनके लिए मुखर वंश शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसका आदि संस्थापक मुखर नामक व्यक्ति था। क्या नाम था? संस्थापक कौन था? मुखर नामक व्यक्ति था। वस्तुतः मौखरियों का इतिहास अति प्राचीन है। पाणिनि और पतंजलि ने भी इनका उल्लेख किया है। ऐसा नहीं कि मौखरी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं हम गुप्तों के बाद, मौखरी पहले भी हमने मतलब कहीं पर उल्लेख हुआ है इनका, पाणिनि की अष्टाध्यायी में और पतंजलि के महाभाष्य में। मौर्यकालीन मिट्टी की एक मोहर पर मौखरियों का नाम उल्लिखित है। संभवतः मौखरियों की 3 शाखाएं थी, जो इस वंश के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों से भी स्पष्ट होता है। एक शाखा बिहार, दूसरी गंगा यमुना दोआब कन्नौज, और तीसरी राजस्थान में शासन करती थी। गुप्तों के पश्चात कन्नौज शाखा अधिक प्रसिद्ध हुई। तीनों शाखाओं का मैंने बता दिया, दक्षिणी बिहार गया शाखा, कन्नौज शाखा, राजस्थान शाखा। ठीक है। तो कन्नौज के मौखरी, कन्नौज का मौखरी वंश, जो संस्थापक था वो हरिवर्मा था। 510 एडी में इसने स्थापना की कन्नौज के मौखरी वंश की। हरिवर्मा, किसने? हरिवर्मा। राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। मौखरी सामंत जो थे वो चक्रवर्ती गुप्तों के थे। किनके सामंत थे?
चक्रवर्ती गुप्तों के, यानी जो हमने पहले पढ़े हैं गुप्त साम्राज्य, उनके सामंत थे। उपासक किसके थे? मौखरी वंश के लोग, शैव मतानुयायी थे। पहला महाराजा धीराज उपाधि जो धारण करने वाला मौखरी वंश का राजा था वो कौन था? ईशान वर्मा। कौन? ईशान वर्मा। तो मौखरी जो थे वो चक्रवर्ती गुप्त वंश के सामंत थे। मूल रूप से वे गया निवासी थे। कहाँ के? गया, फाल्गु नदी के तट पर है गया। मूल के मौखरी वंशीय हरिवर्मा ने मालवा के शासक यशोधर्मन की मृत्यु के उपरांत कन्नौज में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उसने मगध के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। मगध के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज शाखा के मौखरी वंश के इतिहास का ज्ञान हमें हरदा या हरदा या हरहा बाराबंकी में पड़ता है ये, और जौनपुर अभिलेख से प्राप्त जो अभिलेख है उनसे प्राप्त होता है। जौनपुर से प्राप्त अभिलेखों से प्राप्त होता है। हरदा या हरहा अभिलेख की खोज 1915 में H.N. शास्त्री ने की थी। यह लेख मौखरी शासक सर वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। इसमें इस वंश के 4 शासकों के शासनकाल की घटनाक्रम मिलता है। ये 4 शासक कौन कौन है? एक है हरिवर्मा, दूसरा है आदित्य वर्मा, तीसरा है ईश्वर वर्मा, चौथा है ईशान वर्मा। इसकी पुष्टि जौनपुर के मस्जिद अभिलेख से भी होती है। इस वंश के 5वें शासक सर वर्मा का उल्लेख उसके ही असीरगढ़ के ताम्र मुद्रा में किया गया है। असीरगढ़ के ताम्र मुद्रा में किया गया है। चक्रवर्ती गुप्तों के एक अन्य सामंत उत्तर गुप्तों के साथ मौखरी वंश के प्रारंभिक 3 पीढ़ियों तक वैवाहिक संबंध बना रहा, परंतु जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तब दोनों वंशों में साम्राज्य निर्माण हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया। ईशान वर्मा के बारे में बता रहा हूं। ईशान वर्मा, इसने मौखरी वंश को सामंतीय स्थिति से मुक्त कराया और स्वयं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परंतु उत्तर गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त ने इसे पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। ईशान वर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी सर वर्मा ने उत्तर गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मगध को मौखरी आधिपत्य के अंतर्गत लाने वाला प्रथम शासक सर वर्मा ही था। वह मौखरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मौखरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगला है सर वर्मा। सर वर्मा का उत्तराधिकारी अवंती वर्मा था। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार इसने मलेच्छों को पराजित किया था, हूणों को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन यहाँ पर कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये पहले भी पढ़ा है आपने, गुप्तकालीन पुस्तक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? और इसी में यह भी लिखा गया है मुद्रा राक्षस नाटक में कि सर वर्मा के उत्तराधिकारी अवंती वर्मा ने मलेच्छों यानी हूणों को पराजित किया। अवंती वर्मा ने, भाई हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में भी पढ़ा आपने, पढ़ा। अवंती वर्मा का उत्तराधिकारी ग्रह वर्मा हुआ। ग्रह वर्मा का विवाह वर्धन वंशी राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री से हुआ था, जो हर्षवर्धन की बहन थी। ग्रह वर्मा का विवाह वर्धन वंशी राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री से हुआ था। भाई बहन थे ना ये, हर्षवर्धन हो गया, राज्यवर्धन हो गया, राज्यश्री हो गया। राज्यश्री बहन थी इनकी, ठीक है। तो राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? ग्रह वर्मा से, जो कि किसका पुत्र था? अवंती वर्मा का। ग्रह वर्मा का प्रतिद्वंदी उत्तर गुप्त वंशी शासक देवगुप्त था, जिसने बंगाल के शासक शशांक से मिलकर ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को कन्नौज के बंदी गृह में कैद कर दिया था। यह ध्यान रखना भाई, हर्षवर्धन भारत का अंतिम महान सम्राट है। भारत का अंतिम महान सम्राट कौन है? सम्राट हर्षवर्धन कुमार शिलादित्य। लेकिन यह भी याद रखना कि राजा बनने से पहले इस पर बहुत आपत्तियां आई, ठीक है। इसके पिता आखेट खेलने जा रखे थे, पिता की मृत्यु हो गई। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। एक खबर मिली किसको? हर्षवर्धन को। उसके बाद तब तक पता चला कि माता सती हो गई। क्या हो गई? माता सती हो गई पिताजी के साथ। दूसरी खबर ये मिली। तीसरी खबर ये मिली कि जो बहन है, कौन? राज्यश्री। राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या कर दी है किसने? देवगुप्त ने। किसके साथ मिलकर? शशांक के साथ मिलकर। यानी बहन भी क्या हो गई? विधवा हो गई।
बहन को क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया कन्नौज के बंदी गृह में, ये भी खबर मिली। चौथी खबर मिली कि जो भाई था राज्यवर्धन, कौन, राज्यवर्धन, उसको एक शासक के द्वारा निमंत्रण दिया गया रात्रि भोज का, और बोला गया कि वो अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता है, किसके साथ, राज्यवर्धन के साथ। राज्यवर्धन बेचारा सज धज के चला गया कि रिश्ता होगा यहाँ, उसको उसके खाने में जहर दे दिया गया। पता चला भाई भी क्या हो गया, मर गया। इसको बोलते हैं मर्फीज लॉ। एक के बाद एक मुसीबतें क्या हुई, हर्षवर्धन पर आई। अब हर्षवर्धन ने कहा मैं सन्यासी हो जाता हूं, लेकिन मैंने कहा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ प्रेरणादायक संत ऐसे होते हैं जिनकी प्रेरणा से क्या, हर्षवर्धन क्या बना, शासक, गद्दी पर बैठा, और भारत का अंतिम महान शासक वही है, कौन, हर्षवर्धन। उसके बारे में पढ़ेंगे अभी मांग। तो राज्यश्री को कन्नौज के बंदी गृह में कैद कर दिया गया। ग्रह वर्मा की मृत्यु के साथ ही मौखरी साम्राज्य का इतिहास थानेश्वर के वर्धन इतिहास से जुड़ गया। हर्षवर्धन राजा बनने पर अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली, और कन्नौज की शासिका राज्यश्री को जीवन पर्यंत प्रशासकीय सहायता करता रहा, अपनी बहन को। किसको, राज्यश्री को जीवन पर्यंत प्रशासकीय सहायता करता रहा। इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में। तो मैत्रक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, भट्टार्क। 475 ईस्वी, 475 ईस्वी में मैत्रक वंश का जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वल्लभी, गुजरात में थी। जो अधिकार क्षेत्र था संपूर्ण गुजरात, कच्छ और पश्चिमी मालवा तक इनका अधिकार क्षेत्र था। ये भी गुप्तों के सामंत थे। वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक भी किसके, गुप्तों के सामंत थे। सामंती से जो मुक्त करने वाला वल्लभी का मैत्रक वंशी शासक था वो गुहसेन था। गुहसेन के काल में 550 ईस्वी में ये गुप्तों के सामंती से छूट गए, यानी इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। सर्वाधिक विस्तार जो हुआ मैत्रक वंश का साम्राज्य का, मैत्रक वंश के साम्राज्य का, वो शिलादित्य प्रथम के समय में हुआ। धर्मादित्य भी बोलते हैं इसको, शिलादित्य प्रथम या धर्मादित्य। हर्ष का समकालीन जो मैत्रक, वल्लभी का मैत्रक वंशी शासक था वो ध्रुवसेन द्वितीय था। बालादित्य भी बोलते हैं इसको। हर्षवर्धन का दामाद था ये, कौन, ध्रुवसेन द्वितीय, बालादित्य। हर्षवर्धन का कंटेम्पररी और हर्षवर्धन का दामाद। दामाद था तो कंटेम्पररी अपने आप ही हो गया, ठीक है। मैत्रक वंश प्रथम सार्वभौम उपाधि धारक राजा, यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो उपाधि धारण करने वाला जो राजा था मैत्रक वंश में, वो धरसेन चतुर्थ था। इसकी जो उपाधियां थी वो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्तिन उपाधियां धारण की इसने। कौन कौन सी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्तिन जैसी उपाधियां धारण की। मैत्रक वंश का अंतिम शासक जो था वो शिलादित्य सप्तम था, 766 ईस्वी में। मैत्रक वंश की जो आस्था थी वो बौद्ध धर्म में थी। मैत्रक पश्चिमी भारत का जो शिक्षा केंद्र था मैत्रकों के समय में वो वल्लभी विश्वविद्यालय था। कौन था, वल्लभी विश्वविद्यालय। मैंने बता दिया आपको, प्राचीन जो विश्वविद्यालय हैं उसमें नाम आते हैं 3 बड़े। एक आता नालंदा का जो कि सबसे प्राचीन है, सॉरी तक्षशिला जो पाकिस्तान में सिरकप बोलते हैं जिसको, जो सिंधु और झेलम के बीच में है, इंडस और झेलम के बीच में है। आज हाल फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, ठीक है। दूसरा नाम आता है नालंदा का, इसका नालंदा का। तीसरा नाम आता है विक्रमशिला का, जो कि कहाँ है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, अंत्यचक विक्रमशिला, जिसकी स्थापना महाराजा धर्मपाल ने की थी, बंगाल के शासक। और जो इससे पहले मैंने बताया नालंदा, उसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी। और ये चौथा नाम जो आता है वो किसका आता है, वल्लभी गुजरात का, किसका। और वल्लभी का एक और स्थान पे नाम आता है, द्वितीय जैन संगीति होती है वल्लभी में, देवार्दी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति 800 साल बाद होती है लगभग, कितने, 800 साल बाद वल्लभी गुजरात में एक जैन संगीति होती है, सेकंड जैन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष कौन थे, देवार्दी क्षमा श्रमण थे। समझ में आया, ठीक है जी। तो पश्चिमी भारत का शिक्षा केंद्र जो था वो वल्लभी विश्वविद्यालय था। इत्सिंग द्वारा प्रशंसित है ये, इत्सिंग ने इसकी प्रशंसा की है। भाई पहले फाइयान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, फिर वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में, और वेनसांग के बाद जो आता चीनी यात्री वो कौन है, इत्सिंग। इत्सिंग क्या करता है, प्रशंसा करता है वल्लभी विश्वविद्यालय की। और वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान शिक्षा का केंद्र था, किसका,
हीनयान शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, गुणमती और स्थिरमती आचार्य थे वल्लभी विश्वविद्यालय के। वल्लभी विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो कौन थे? गुणमती और स्थिरमती। मैत्रक वंश का जो अंत हुआ वो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया। इसके द्वारा अभी आगे पढ़ेंगे आप चाचनामा। क्या पढ़ेंगे? चचनामा। सिंध विजय का उल्लेख है, वहां से शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रांता जो इस देश पर है वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर पर आक्रमण करता है, तो कहां से आया वो? अरब से आया। अरबों के आक्रमण शुरू होते हैं, और अरबों के आक्रमण के विषय में जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? चचनामा। अली अहमद द्वारा रचित पुस्तक है चचनामा। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण से मैत्रक वंश का अंत हो गया। अब वल्लभी के मैत्रकों का राज्य संपूर्ण गुजरात, कच्छ और पश्चिमी मालवा तक विस्तृत था। इस वंश का संस्थापक भट्टारक नामक व्यक्ति था, जो गुप्तों के अधीन एक सैन्य पदाधिकारी था। इस वंश के प्रारंभिक राजा गुप्तों के सामंत थे। प्रारंभिक राजा भट्टारक और उसके पुत्र धरसेन स्वयं को गुप्तों का सेनापति कहते हैं। इसके बाद के राजाओं ने स्वयं को महासामंत, महाराज और परम भट्टारक, पादानुध्यात आदि कहा। मैत्रक वंशी गुहसेन 550 ईस्वी स्वयं को सामंतीय स्थिति से मुक्त कर लिया था। इसी समय गुप्तों का अवसान भी हो गया। विक्रमादित्य प्रथम धर्मादित्य ने 606 से 612 एना डोमिनी तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि वेनसांग, जिस मालवा के बौद्ध राजा विक्रमादित्य या शिलादित्य का उल्लेख करता है, वह यही मैत्रक वंशी शासक था। क्योंकि एक स्थान पर वेनसांग क्या करता है? वेनसांग की किताब क्या है? सीयूकी में लिखता है वो कि मालवा में एक बौद्ध राजा है जिसका नाम है विक्रमादित्य शिलादित्य। वो कौन है? वो यही है मैत्रक वंशी शासक विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, वेनसांग इसके शासन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि इसने एक बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था। प्रतिवर्ष विशाल समारोह आयोजित करता था जिसमें सभी भागों से बौद्ध विद्वान प्रतिभाग करते थे। मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य, जिसका एक नाम ध्रुव भट्ट भी मिलता है, उसने 629 से 640-41 ईस्वी तक शासन किया। यह हर्ष का समकालीन शासक था। हर्ष ने इससे अपनी पुत्री का विवाह किया। वेनसांग के अनुसार यह उतावला और संकुचित विचार का व्यक्ति था। कौन? ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य, है ना। तो हर्षवर्धन इसे बोलता है कि ये बड़ा उतावला है और संकुचित विचारधारा का क्या है? प्राणी है। अगला है धरसेन चतुर्थ 646 से 650 ईस्वी। मैत्रक वंश का वह प्रथम शासक था जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की थी। इसने गुर्जर प्रदेश यानी भड़ौच, गुर्जर प्रदेश मतलब भड़ौच, भारूकच, बेरी गाजा नाम सुना होगा आपने। यवन लोग, यूनानी लोग इसको बेरी गाजा बोलते थे। इस पर अधिकार कर लिया था। मैत्रक वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य सप्तम, शिलादित्य सप्तम था। कौन था? शिलादित्य, विक्रमादित्य सप्तम या शिलादित्य सप्तम था, जिसकी अरब आक्रमणकारियों ने हत्या करके उसके राज्य को नष्ट कर दिया था। ठीक है, वल्लभी के मैत्रकों ने बौद्ध धर्म के साथ साथ शिक्षा को भी प्रश्रय प्रदान किया। इसी समय वल्लभी विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। इत्सिंग के अनुसार यहाँ 100 विहार थे और 6000 हीनयानी भिक्षु रहते थे। कौन? हीनयानी भिक्षु। कितने? 6000 हीनयानी भिक्षु रहते थे। यहाँ के प्रमुख आचार्य गुणमती और स्थिरमती थे। यहाँ से उत्तीर्ण विद्यार्थी को ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। कौन लिख रहा है? इत्सिंग लिख रहा है। कौन लिख रहा है? सिंह लिख रहा है। इसके बाद मैं बता रहा हूं मालवा का यशोधर्मन राजवंश 528 से 535 ईस्वी। ठीक है, वंश जो है वो औलिकर वंश है। वंश का संस्थापक जो है वो आदित्य वर्धन है। वंश के शासक जो है वो प्रकाश धर्मन, यशोधर्मन और द्रव्यवर्धन। प्रकाश धर्मन, यशोधर्मन और द्रव्यधर्मन। यशोधर्मन के पिता जो है वो प्रकाश धर्मन है। प्रकाश धर्मन ने हूण राजा तोरमाण को पराजित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हूण राजा तोरमाण को पराजित करने वाला मालवा का यशोधर्मन वंश का शासक कौन था? आंसर प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन ने हूण राजा तोरमाण को पराजित किया था।
इस वंश का सर्वाधिक यशस्वी राजा जो था वो यशोधर्मन विष्णुवर्धन था। हूण नरेश मिहिर कुल का मान मर्दन करने वाला जो शासक था वो कौन था? यशोधर्मन। तो हूणों को पराजित करने वाले दो राजा जो है कौन कौन है? एक प्रकाश धर्मन है, उसने तो पिता को हराया तोरमाण को, तोरमाण का बेटा था ना मिहिरकुल, तो तोरमाण को हराया किसने? प्रकाश धर्मन ने। और मिहिरकुल को हराया किसने? यशोधर्मन ने। ठीक है, यशोधर्मन को जो अन्य संज्ञाएं हैं वो जनेंद्र है, जनेंद्र और विष्णुवर्धन। यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति का जो लेखक है वो वासुल है। एक मंदसौर प्रशस्ति यहां पर भी मिलती है यशोधर्मन के समय की, उसको लिखने वाला कौन है? वासुल। यशोधर्मन का प्रारंभिक जीवन अज्ञात है, संभवतः वह औलिकर वंश से संबंधित था। उसके विषय में जानने का एकमात्र स्रोत मंदसौर के दो अभिलेख हैं, जिससे ज्ञात होता है कि लगभग 530 ईस्वी के लगभग मध्य भारत में एक शक्ति के रूप में यशोधर्मन का उदय हुआ। इन्हीं दोनों अभिलेखों से उसकी सैन्य उपलब्धियों का ज्ञान होता है। यशोधर्मन ने हूण राजा मिहिरकुल को पराजित किया, जो बहुत क्रूर शासक था। ये मिहिरकुल वही है जो बौद्धों की गर्दन काट, मतलब इसके समय में तो ये था कि क्योंकि शैव मतानुयायी था, ये बौद्धों की गर्दन काटकर जो लाता था उसको एक सोने का सिक्का देता था ये। ठीक है, बौद्धों का कहीं पर बैठक हो रही है तो उस टेंट पर ही आग लगा देता था ये। कौन? मिहिरकुल। तो बौद्धों के संहारक के रूप में जानते हैं किसको? मिहिरकुल को, और तोरमाण को भी। तो बहुत क्रूर शासक था। यशोधर्मन ने नरसिंह बालादित्य के पुत्र वज्र को भी संभवतः पराजित करके मार डाला था। इस प्रकार शक्तिशाली हूणों और गुप्तों को पराजित करना यशोधर्मन की प्रमुख उपलब्धियां थी, किंतु उसकी विजय स्थायी नहीं रह सकी। यशोधर्मन की तुलना मनु, भरत और अलर्क और मानधाता से की गई है। इसके साथ मनु जो कि आदि पुरुष है ना, दूसरे भरत जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, अगले अलर्क और मानधाता। मानधाता वही है जिन्होंने एक रात में पृथ्वी जीती, मानधाता चमहीपते कृतुलंकार भूतागता। मानधाता जैसे लोग जिन्होंने एक रात में पृथ्वी जीती वो भी भूतागता, मतलब वो भी क्या हो गए? भूत हो गए। सुना है? अरे ध्रुव ने लिखा था अपने चाचा मुंज के लिए एक लेटर कि जिस मानधाता ने एक रात में पृथ्वी जीती वो भी नहीं रहा, जिन भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बांधा वो भी नहीं रहे, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं रहे, और ऐसे कई एग्जाम्पल दिए। तब उसने लिखा कि हे चाचा मुंज, तुम रहोगे तो अलग बात है। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ये सब कुछ अस्थायी है ना, जगत मकड़ी का जाला है, माया का पर्दा काला है। चलो जी, तो वह शिव भक्त था। क्या था भाई? यशोधर्मन की तुलना मनु, भरत, अलर्क और मानधाता से की गई है, वह शिव भक्त था। मंदसौर लेख में इसकी उपाधि राजाधिराज परमेश्वर बताई गई है और इसे जनेंद्र कहा गया है। जनेंद्र किसकी उपाधि थी? आंसर यशोधर्मन की। इसकी साम्राज्य सीमा पूर्व में लोहित्य और अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित नदी है वहां पर एक, सुना है आपने? लोहित। तो लोहित्य यानी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वो। ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में समुद्र तट तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण तक महेंद्र पर्वत तक विस्तृत बताई गई है। यह भी कहा गया है कि यशोधर्मन ने उस प्रदेश की विजय की थी जहां तक गुप्त भी नहीं पहुंच पाए थे। संभवतः इसने वाकाटक राज्य के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? गुप्तों ने वाकाटकों पर इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त का जो पति था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड था। कौन था? रुद्रसेन सेकंड। तो संभवतः इसने वाकाटक राज्य के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। इसकी मृत्यु के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभवतः इसने 535 ईस्वी तक शासन किया। अब तक 535 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद हूणों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। हूण बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।